नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर जी। मेधा पाटकर जी, आप ये बताइए हमें कि पिछले इतने सालों से मुद्दा चर्चा में बना रहा है, सरकार विस्थापितों को पुनर्वास करने की बात करती रहती है। अभी फिर से क्या मामला, नया मामला जो है, कुछ 18,000 परिवार हैं, कुछ 40,000 परिवार हैं जिनको ठीक से विस्थापित नहीं किया गया, उनकी सुविधा, उनको रहने की ढंग से जगह नहीं दी गई है। क्या है मतलब हालात वहाँ के, क्या है मतलब मामला ये? ऐसा है कि 32 साल के संघर्षों में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर एक विकास परियोजना होते हुए भी सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये आग्रह रखा। और वही आग्रह नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में है। जो फैसला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विवाद के कारण ट्रिब्यूनल बना, उस ट्रिब्यूनल ने 1979 में दिया। और फैसले में साफ लिखा है कि पुनर्वास के क्या प्रावधान है और बिना पुनर्वास किसी की भी संपत्ति डुबा नहीं सकते। उस फैसले का, ट्रिब्यूनल के फैसले का अप्रूवल फिर से सुप्रीम कोर्ट के 2000 और 2005 दोनों फैसले में आया। अर्थात जब लोगों का संघर्ष बहुत चोटी पर पहुंचा, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बांध को रोक दिया और 4 साल तक बांध रुका रहा। और उसके बाद सालों तक सुनवाई होकर फैसला आया 2000 का। बीच में ये भी हुआ कि विश्व बैंक जो पैसा दे रही थी इस बांध को, उन्होंने इसका पुनर्विचार करवाया, वो भी जन आंदोलन के कारण। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठा कि क्या बिना पुनर्वास, बिना पर्यावरणीय पूरी सही में विचार कोई भी विकास योजना विकास कही जा सकती है या नहीं। तो विश्व बैंक ने एक बहुत उच्च दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मोर्स कमीशन नाम की जो टीम बनाई, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, उसमें इकोलॉजिस्ट थे और यूएनडीपी के वाइस प्रेसिडेंट और कनाडा के भूतपूर्व जज थे। और उन्होंने एक वाक्यता के साथ ये निर्णय दिया कि अगर ये बांध कभी पूरा होगा तो केवल असमर्थनीय मार्गों से ही पूरा हो सकता है और इस विनाश के हम गवाह नहीं हो सकते। इसलिए विश्व बैंक ने अपना पैसा रोक दिया, रादर सरकार को अपना प्रस्ताव पीछे लेने के लिए मजबूर किया और सरकार हट गई। तो ये पूरी बात सालों साल जब हम लोग देखते रहे सरकार क्या कर रही है और उठाते रहे और उनके कोर्ट में भी झूठे शपथ पत्रों की पोल खोल करते गए और गांव में डटकर लोग अपना हक मांगते गए, तब उजागर होती गई। इसके ही तहत, इस प्रक्रिया के तहत जो पहाड़ी गांव हैं, उन गांव को काफ़ी हजार लोगों को कम से कम जमीन मिली, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी। लेकिन वो गुजरात में मिली क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कहा था कि गुजरात को पहले जमीन देनी पड़ेगी। इस बांध से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला, जबकि डूब मात्रा अधिकांश इन 2 राज्यों में है। तो गुजरात में जमीन देनी पड़ी गुजरात को, करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को, और महाराष्ट्र में 4,000 लोगों को, परिवारों को, लोगों को नहीं, परिवारों को। और इसमें अधिकांश आदिवासी रहे जिन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया, जल सत्याग्रह किया। और इनके अलावा जो हजारों परिवार आज भी मध्य प्रदेश में हैं, ये अभी तक डूबे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया फिर 2006 में कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते हुए लिखित में दे दे कि अब इसके आगे संपूर्ण पुनर्वास के बिना कोई बांध आगे नहीं बढ़ेगा, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, और वो उनको देना पड़ा। तो उन्होंने भी फिर जांच करवाई, मीरा कुमार आई, सौफीउद्दीन सोज और पृथ्वीराज चौहान की टीम आई, और उन्होंने, जब हम लोग उपवास पर थे 21 दिन के और मोदी जी गांधीनगर में 51 घंटे के उपवास कर रहे थे, तो उस दरमियान ये तीनों मिनिस्टर्स की टीम ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के ये बड़े बड़े गांव देखे और कहा कि पुनर्वास तो धरती पर नहीं, कागज पर हुआ है। आज भी करीबन वही स्थिति है, क्योंकि 2006 से 8 सालों तक जो बांध रुका, उसके बावजूद 2006 में 122 मीटर तक पहुंचा था। तो 2013 में बाढ़ आई, तब एक एक गांव में, जो मध्य प्रदेश के निमाड़ के गांव हैं, वहां जैसे ये छोटा बड़दा गांव है, 80 घर डूबे, लेकिन 1000 घर ऊपर है।
अब ये रुका हुआ बांध 8 साल तक 2014 में भी 122 मीटर का था, पर मोदी सरकार सत्ता में आते ही उन्होंने एक तरफा गुजरात के तरफा जो निर्णय लिया वो वैसा ही था जैसे ट्रिब्यूनल का फैसला भी एक तरफा मोरारजी देसाई जी सत्ता पर होते हुए आया था। और इसलिए अब बांध पूरा कर चुके हैं, गेट बंद कर चुके हैं, वो भी जल्दीबाजी में किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले में एक नहीं 3 फैसलों में रिहैबिलिटेशन के निर्देश दिए हैं, उनका पालन न करते हुए इन्होंने अब बस पानी भरने की बात सोची है। और वो नहीं भरेंगे पानी तब भी 31 जुलाई को उसके तत्काल बाद पुलिस लाकर गांव खाली करने की बात सुप्रीम कोर्ट का मात्र एक परिच्छेद पर आधार रखते हुए इन्होंने तय की है। तो अब ये युद्ध हमारे सामने है और इसीलिए आज विशेष घड़ी है। और सवाल तो यही है जो इस छोटी सी किताब में लिखा है, नर्मदा घाटी करे सवाल, जी ने कहा कि यह मौत का जाम। 31 जुलाई तारीख नज़दीक आ रही है और काउंटडाउन चालू हो चुका है। मेधा पाटकर जी हमारे साथ हैं। हमारे दर्शक अगर कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। फेसबुक लाइव पर आप कमेंट करिए और हम वो सवाल आपका मेधा जी के सामने रखेंगे। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आपके साथ संवाद स्थापित किया, पर शिवराज सिंह चौहान या भाजपा की सरकार आपसे कोई संवाद नहीं कर रही है, नर्मदा के जो भी विस्थापित हैं उनके साथ कोई उनका संवाद नहीं है, एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या ये बात वाकई में सच है या सरकार आपके साथ कोई संवाद कर रही है, या मतलब? नहीं, ये बिल्कुल सच है। 13 सालों से अधिक समय हो गया, शिवराज सिंह जी ने एक बार भी हमें समय नहीं दिया। अधिकृत रूप से पत्र लिखते हुए भी 2006 में मुझे याद है 21 दिन के उपवास के बाद हमारे तमाम साथी प्रशांत भूषण जी तक ये आग्रह कर रहे थे कि अब तो आपको देश का दौरा यहीं से निकल के करना चाहिए, पर हमने कहा नहीं, भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह जी के सत्ता पर आने के बाद फर्जी रजिस्ट्रियां दलाल और अधिकारियों का गठजोड़ कर रहा है। हम पहले जाकर उनसे बात करना चाहते हैं और इतने दिनों के बाद हम घाटी में जाना चाहते हैं। लोगों को साथ लेकर ही हम अगला कदम तय करेंगे। लेकिन हम भोपाल गए, शिवराज सिंह जी नहीं मिले, वो होते हुए भी भोपाल नहीं मिले। और उसके बाद एक बार नहीं कई बार हम भोपाल गए, या तो गिरफ्तारी की या तो हमारे खिलाफ केस डाली, पर संवाद नहीं किया। अभी 1600 करोड़ खर्च करके जो नर्मदा सेवा यात्रा की उन्होंने, उसमें उनकी पहली मीटिंग जब हमारे क्षेत्र में हुई तो हमारे कुछ लोग मीटिंग में खड़े रहे और कहा कि विस्थापन पर क्या कहना है आपको, वो भी रखिए। तत्काल गिरफ्तार किया, सैकड़ों लोग गिरफ्तारियों के साथ जुड़ गए और आखिर 12 बजे पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर लाना पड़ा, पर उन्होंने संवाद नहीं किया। दूसरी बार यात्रा में ही फिर लोग खड़े हो गए तो उन्होंने चर्चा मंजूर की, पर 5 मिनट हेलीपैड पर उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि 10 दिन में मैं भोपाल में विस्तृत चर्चा करूंगा, नहीं किया। वो मात्र पार्टी के लोगों को, परिवार के लोगों को बुला लेते हैं, 5-15 या कभी अलग अलग गांव से निकलकर कुछ 100, और उनके ही साथ भी संवाद गहरा नहीं करते हैं। एक तरफा कुछ आश्वासन देते हैं, कागज पर देते हैं, जाहिरातों में, विज्ञापनों में देते हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार भी जानने की कभी इच्छा नहीं हुई, जो आखिर हाईकोर्ट नियुक्त न्यायमूर्ति झा आयोग ने 2000 पन्ने के अपने रिपोर्ट में 2016 में पूर्ण उजागर किया। व्यापम जैसा ही उसे दबाया गया, लेकिन शिवराज सिंह जी भ्रष्टाचार के तहत तिजोरी के लूट भी नहीं जानते, तो विस्थापितों का दर्द क्या सुनना चाहिए। अच्छा, जैसे गुजरात, सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही, या गुजरात और महाराष्ट्र के जो भी हिस्से हैं इसमें वो सरकारें भी ऐसा है कि पिछली सरकार जो जहां भी थी वो चर्चा करती थी। दिग्विजय सिंह जी के सामने हमने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि उस समय भी बांध की जब ऊंचाई बढ़ी तब हमें नामंजूर थी, लेकिन उस समय भी अधिकारी कुछ भ्रमित करने वाले थे, तो उसके सामने हमारी बातें सुनकर उनको कुछ समझ में आती थी बात, और वो निर्णय दिया। जैसे उन्होंने 2003 में एलसी जैन, स्वामी अग्निवेश, शबाना आजमी मिलने गए थे, पूरी घाटी घूमने और देखने के बाद और सुनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आदेश निकाला 2003 में कि ग्राम सभा का अधिकार है, क्योंकि ये पूर्ण अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ग्राम सभा ठहराव करे कि क्या पुनर्वास उस ऊंचाई पर, जो ऊंचाई उस समय 110 मीटर की थी, पूरा हुआ है या नहीं।
खैर उसके बाद भी 122 मीटर तक बांध बड़ा दुर्दैव से, लेकिन फिर रुकना पड़ा। तो ये एक संवाद से कुछ तो निकलता था और संघर्ष के बावजूद संवाद होता था। आज संवाद ही नहीं, संवेदना भी नहीं है, ये एक बात साफ नजर आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो जन आंदोलनों की तरफ रुख है वो नर्मदा के 32 साल के आंदोलन में जितना स्पष्ट रूप से देश के सामने आ रहा है और देश ने देखा है, देख रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अहिंसक आंदोलन होते हुए अब वो अगर पुलिस लाकर बर्बरता से हिंसक रूप से आंदोलन से निपटना चाहते हैं, पुनर्वास पूरा करने के बदले टिन शेड्स खड़े कर रहे हैं, जैसे ढोरों को रखते हैं, उससे उस हालात में हजारों परिवारों को रखना चाहते हैं, तो क्या ये देश को, समाज को मंजूर है, चाहे विकास के नाम पर क्यों ना हो। अच्छा, यही ऐसे ही घर हैं जो मतलब जिनको हटा के टिन शेड्स में रखा जाएगा? बिल्कुल, ये इतने बड़े बड़े गांव हैं, 1000 परिवारों का गांव है, निसरपुर 3000 करीबन परिवारों का गांव है, और ये पुश्तैनी घर है। अंदर पूरा सामान भरा हुआ है, ढोर है, एक एक पक्के मकान है, एक मंजिली मकान है, दुकान है, और मिट्टी के मकान भी बहुत सुंदर निमाड़ में बने हुए हैं। 38 गांवों का केवल सर्वे हमने किया और मात्र 38 गांवों में 16,000 परिवार है, जबकि मध्य प्रदेश के 192 गांव और एक नगर, इतना क्षेत्र प्रभावित है। दिल्ली से आगरा के आगे या भोपाल से इंदौर के आगे यानी 214 किलोमीटर पानी भरने वाला है। अभी तक तो पहाड़ पट्टी में पानी भरते रहा, जब बिना पुनर्वास आदिवासी डूबे तब उनको ऊपर उठाना पड़ा। महाराष्ट्र ने संवाद भी किया बार बार और कुछ भरपाई भी देनी पड़ी। आज भी महाराष्ट्र में सैकड़ों लोग बाकी हैं और जमीन देने का कार्य चालू है, फिर भी महाराष्ट्र के जिलाधिकारी और चीफ सेक्रेटरी ने झूठी रिपोर्ट देकर काम पूरा हुआ ये कहना चालू किया। तो संवाद होकर भी महाराष्ट्र झूठा रिपोर्ट देता है, जबकि 200 परिवार कम से कम जमीन देने के बाकी है, कुछ आधी जमीन देने के बाकी है, कुछ वन अधिकार मिलेगा तो जमीन के पात्र होंगे, घर प्लॉट देने में बाकी है, सीमांकन बाकी है, वसाहत और एक नई निकालनी बाकी है, पुरानी वसाहतों में सुविधा बाकी है। और गुजरात के लोग तो क्रमिक अनशन पर 15 जुलाई 2016 से अभी 15 जुलाई तक बैठे थे और उनको नाम मात्र मौखिक आश्वासन देकर अभी निपटने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इनको पानी भरना है। मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र में इन गांवों में आज भी 40,000 से कम परिवार नहीं है। इन्होंने खुद जो आंकड़े पहले दिए थे और पहले जो बैक वाटर लेवल लगाए थे वही सच है, इसलिए हम हमारा आंकड़ा वही निश्चित कर रहे हैं, उसके ही आधार पर। इन्होंने बाद में बैक वाटर नीचे हो गया ऐसा दिखाकर अवैज्ञानिक रूप से 16,000 परिवारों को डूब से बाहर बताना चालू किया, लेकिन हम वो नहीं मान सकते क्योंकि पानी तो कईयों के द्वार में पहले ही आ चुका है। अच्छा, हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, कच्छ की प्यास बुझाने के बजाय या पानी कोका कोला जैसी कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्या इसीलिए हजारों परिवारों, मंदिरों, मस्जिदों और जंगल को डुबाया गया था? बिल्कुल, यही बहुत गंभीर बात है और ये सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के लोगों ने भी समझनी चाहिए। हम लोग हरदम कहते रहे कि कच्छ की प्यास पहली बुझाने के लिए अगर त्याग मांग रहे हैं तो नहरों से पहला पानी सीधा कच्छ में पहुंचे, एक एक्सप्रेस कैनाल जैसे हो। सौराष्ट्र को भी अगर प्यास है तो पहुंचे, लेकिन आज की स्थिति तो कितनी विक्षिप्त है। आप देखिए कि सौराष्ट्र में अभी अभी पानी पहुंचाया गया। आजी बांध में अभी अभी राजकोट गई थी वहां के लोगों के बुलावे पर, और बहुत ही सज्जन सर्वोदयी लोगों का यही कहना था कि आजी जैसे बांध में पानी भरने की विज्ञापन, जाहिरातबाजी तो बहुत हो चुकी है, पोस्टर्स मैंने देखे मोदी जी के चित्र के साथ, लेकिन पानी नहीं आया कुछ सालों से। और अभी उन्होंने वहां आजी में पानी ले गए तो इतना पानी भी बरसा उस क्षेत्र में कि गुजरात में राजकोट जैसे क्षेत्र में आज हाहाकार हुआ है। बांध ओवरफ्लो होकर लोग परेशान हैं, पानी ग्रस्त हो गए। अब उनको भी लड़ना पड़ेगा जल नियोजन सही करने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पानी 2006 से भी भर के रखा, 2004 से भी
30% भी पानी नहीं उठा रहे थे। आज भी नहरों का जो जाल बनाना चाहिए, अगर किसानों को सिंचाई के लिए पानी देना है तो वो बनाया नहीं गुजरात में। ये बात विधानसभा में भी कांग्रेस ने उठाई, विपक्ष दल का वो कर्तव्य है और उसके जवाब में भी आई। तो आज उन्हें जब संभव नहीं है पूरे किसानों को पानी देना और उनकी इच्छा नहीं है, तब वो पानी एक तो गुजरात के 3 बड़े शहरों में दे चुके हैं, जिसमें गांधीनगर, बड़ौदा और अहमदाबाद है, और पानी कॉरपोरेट्स को देने के लिए ही भर के रखा है। नहीं तो आज की लेवल जो है, जिस लेवल पर इन्होंने सौराष्ट्र में पानी पहुंचाया, वो लेवल 2006 से बनी हुई है, जो 122 मीटर की है। उससे भी आज नीचे है थोड़ा पानी, पर ऊपर नहीं। लेकिन उस समय से क्यों नहीं पहुंचा सौराष्ट्र को पानी? कोका कोला के साथ अनुबंध हुआ 30 लाख लीटर प्रतिदिन पानी देने का। कार इंडस्ट्रीज का साणंद में जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सिंगूर की नैनो कंपनी भी आई है, उनको 60 लाख लीटर रोज का पानी देना। और अडानी का ढोलेरा प्रोजेक्ट हो या और अंबानी के प्रोजेक्ट्स हो, इनके लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है उनकी। और इसलिए इन्होंने पानी सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात को नहीं बांटा, नहरें छोटी छोटी नहीं बनाई। किसानों ने भी सालों के बाद कहना चालू किया कि अब तो हमारी सिंचाई की व्यवस्था हो गई, आप कितने सालों के बाद पानी लाएंगे और कितने दिन पानी देंगे? खड़ी फसल सूख जाए, ऐसे आधे अधूरे पानी हम नहीं चाहते। और आज ये निश्चित है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी और गुजरात की सरकार भी, ये नर्मदा के बड़े बड़े जलाशय जो प्यास के नाम पर बने हैं, इससे तो सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को एक बूंद पानी नहीं है, केवल यज्ञ में आहुति देनी है। और बिजली की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश अपने सरकारी बिजली घर कई सारे नर्मदा के किनारे का, बरगी का भी बंद रखते हैं और बड़े सी बड़ी कीमत देकर झाबुआ पावर प्लांट जैसे निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदते हैं। तो उनको कोई जरूरत न होते हुए ये आहुति देना यज्ञ में कैसे मंजूर हो सकता है? अच्छा, एक ऋतु भारद्वाज जी हमारी दर्शक को पूछ रही हैं कि आपका आगे का क्या प्लान है और दूसरे शहरों में बैठे हुए लोग आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, ये अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो दखल लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो आंकड़े दिए वो भी झूठे साबित हो रहे हैं, और उन्होंने जो पुनर्वास के आदेश दिए उसका पालन नहीं हुआ है। आज पुनर्वास स्थल पर आजीविका और जो घर प्लॉट है उसके साथ तमाम सुविधाएं देनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, जून तक ये सब कार्य आगे बढ़ना था। इन्होंने मात्र करोड़ों रुपयों के बिना टेंडर के ठेके दिए हैं टिन शेड्स बांधने के, जो सब जगह से खुली है और भर बारिश में ये उठाकर फेंकेंगे। आज पुलिस के मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं वहां, तो ये सब के खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए। वहां तो हम लोग कल घोषित करेंगे। आज हमारी कार्यकारिणी चर्चा में है कि हमारा अगला कदम तत्काल का क्या होगा, लेकिन लोग गांव में बैठे हैं, वो भी एक सत्याग्रह ही है, लोग नहीं हट रहे हैं। शिवराज सिंह ट्विटर पर जवाब देकर कहते हैं कि निसरपुर का पुनर्वास स्थल का कार्य करीबन पूरा होने आया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। वहाँ की पानी की टंकी अभी भरी नहीं है और 3000 परिवारों का गांव, जिसमें मंदिर, मस्जिद, धर्मशालाएं, पेड़ हजारों में है एक एक गांव में। आपको 38 गांव का सर्वे के आधार पर ही बताऊं, पर निसरपुर में अकेले में 46 धार्मिक स्थल है, चिखलदा में 37 धार्मिक स्थल है। चिखलदा वो गांव है जहां एशिया के किसानों का, पहले किसान का जन्म हो चुका है। तो आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल साइट्स जो है, जो धार्मिक स्थल है जिसमें ये मस्जिद की दखल नहीं लेते, ये सब गांव में भरे पूरे होते हुए पंचायतें चल रही है, मतदान वही है, राजनीतिक इकाई भी वो है, जनपदों ने, ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित किए हैं, तो भी ये पुलिस बल के सहारे हटाएंगे। ये कौन सा जनतंत्र, ये कौन सा विकास मंत्र और ये कौन सी मानवीयता? ये अमानवीयता है। और इसीलिए हर शहर में, हर गांव में, तहसील में, जहां भी हमारे साथी हैं, हमारा आज ऐलान है कि 32 सालों के बाद आप केवल डुबोने नहीं दे लोगों को, क्योंकि उससे जनतंत्र डूब जाएगा, एक प्रकार से मानवीयता डूब जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार अगर केंद्र के साथ जुड़ी है तो मोदी जी की 12 अगस्त की जो आरती है नर्मदा में, वो कोई भक्ति की बात नहीं है, वो एक राजनीति भी नहीं, राज अनीति और राजशक्ति की बात
साबित होगी। और अगर यहाँ ये हुआ तो देश भर वो ये संदेशा देना चाहेंगे कि हम बल के आधार पर, विकास के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, और जो विकास के पक्ष में है पर सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर पहले सुलझाव चाहते हैं, बिना पुनर्वास डूब नहीं चाहते, उन लोगों को भी वो चुप कर सकते हैं। और इसीलिए आज जो राज्यसभा में सवाल उठा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, गहरी चर्चा होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के या विरोधी दल के लोग तो उठा ही रहे सवाल, जोर शोर से उठा रहे, वो उनका कर्तव्य है। पर मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी क्या ऐसे लोग नहीं है कि जिन्हें मालूम नहीं कि पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश का कितनी उपजाऊ धरती का है, वहाँ कितने मवेशी हैं। 38 गांव में फिर से मैं बताऊं 99,000 मवेशी है, अभी की वो ताजी संख्या है, और 88,000 बड़े पेड़ हैं। तो जो नौटंकी जैसा नाटक चला नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पर, फिर चला पौधारोपण के नाम पर, जिसके विज्ञापन मैंने सुना न्यूयॉर्क में भी आ गए, ये सब के सामने सच्चाई क्या है ये जानने के लिए लोगों ने वहां पहुंचना भी चाहिए। हम ऐलान करते हैं कि 31 जुलाई के आसपास लोग पहुंच जाए, और हम लोग जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे कल घोषित करेंगे। पर हमारा मानना है कि आखिर ये युद्ध नहीं होना चाहिए सत्ता और जनता के बीच का, सब मिलकर संवाद के आधार पर आगे का सही रास्ता निकल सकता है, जिसमें कोई बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी, और लोग सही कानूनी न्यायपूर्ण पुनर्वास स्वीकारेंगे तो कच्छ और सौराष्ट्र को भी सही पानी मिलेगा, नहीं तो गुजरात भी पानी के बिना कभी डूबेगा, कभी तड़पेगा। अच्छा, जैसे संसद का मानसून सत्र चल रहा है और वहाँ पे विधानसभा में भी मानसून सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे विरोधी दल के नेता इस मसले को लेके सरकार के सामने जा रहे हैं, सदन में जा रहे हैं, या कितना जोर शोर से उठा रहे हैं? उनको उठाना चाहिए। आज मामला उठा राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के कई सांसद, दिग्विजय सिंह जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने नर्मदा के कई बांधों पर पुनर्विचार भी करवाया था, लेकिन दुर्दैव से उस पूरी योजना पर आज भी सही पुनर्विचार नहीं हुआ। इसलिए महेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी, सभी विस्थापितों का दर्द आज नर्मदा में बह रहा है, और आगे आंसू और खून न बहे। इसलिए अच्छा है कि कांग्रेस के विपक्ष दल ने उसे उठाया है। लोकसभा में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाना जरूरी है, और सभी वाम मोर्चा के लोग जो हमारे बीच हनन मौला जी जैसे, यानी राजा जैसे पहुंचे, उसके बाद अब डी राजा, सीपी नारायणन, जेडीयू के नीतीश कुमार जी पहले आके गए, अब अली अनवर जी आके गए हैं, आज शरद यादव जी अपने पांव पर खड़े होते हमने देखा। तो बहस होनी चाहिए, ये उनका आग्रह था। तो स्थगन प्रस्ताव रखने के बाद जो सभापति ने मंजूर किया है वो सघन चर्चा होनी चाहिए, और सच्चाई के आधार पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक को फंसाते हैं सरकारी लोग, जो भ्रष्टाचारी है, जो 20-20 साल से अपने ही पद पर विराजमान रहे हैं, ऐसे अधिकारी भरते हैं आंकड़े शपथ पत्रों में, और वो झूठे साबित हो भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी के आदेश से यही तो हुआ है। इन्होंने कहा था सब पुनर्वसित हुए, तो अब 60 लाख का पैकेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो भी चंद लोगों को मिला है, पर बहुत सारे सैकड़ों लोग बाकी भी हैं। और ये भी बात है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। तो जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो विकास परियोजनाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मोदी सरकार आने के बाद हो रहा है, पर उसके पोल खोल कम होती है, तो उसको भी लोगों ने उठाना चाहिए। और ये भूमिका लेकर आप धरना दे, आवेदन दे, अनशन करे, सत्याग्रह करे, या वहां आकर हमारे साथ जुड़े, पर ये कहना चाहिए कि बिना पुनर्वास डूब नहीं आ सकती, और पर्यावरणीय कार्यों की भी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, कागज पर खेल चला है, वो भी विकास नहीं ला सकता। अच्छा, अमित कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भूमिहीनों को नज़रअंदाज कैसे कर दिया? लगभग 60% जनसंख्या है उनकी नर्मदा घाटी में, इस पर आंदोलन का क्या कहना है? ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब किसानों को कुछ बख्शा, तब हमने जोर से सवाल वहीं के वहीं उठाया था। हमारे एडवोकेट संजय पारिक जी ने ये बात सामने रखी थी, मैं भी थी पिटिशनर इन पर्सन, पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो हमने जो दिया वो दिया आदेश में। लेकिन भूमिहीनों को भी आजीविका देने की बात आज भी कानूनी दायरे का एक हिस्सा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ही फैसला नहीं है,
पहले 2 फैसले हैं और उन फैसलों में जिन एक्शन प्लान्स का जिक्र आया है उसमें वो कृति योजना 1993-95 में बनी, 2000 में बनी, तो भूमिहीनों को केवल अनुदान नहीं देना था, आजीविका वैकल्पिक शुरू करके देनी थी, जिसके लिए कुछ लाख रुपया तो उनके हाथ में होना जरूरी था। उनको आज घर बांधना भी संभव नहीं और आजीविका के नाम पर झूठे कागज लगाकर जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें मछुआरे, कुम्हार, व्यापारी, छोटे बड़े नावड़ी चलाने वाले, केवट समाज के लोग, जो नर्मदा किनारे के सबसे पहले बसे हुए तबके हैं, उनको आज तक बख्शा नहीं गया, उस एक्शन प्लान्स पर अमल नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हर पद पर पग पग पर होती आई है और इसीलिए भूमिहीन आज डटे हुए हैं। वैसे भी अगर काली कपास के मिट्टी के पुनर्वास स्थल पर उनको घर भी बांधना है तो उनको एक नींव बनाने में 3 लाख रुपए की जरूरत हो रही है, तो कहां से बनाएंगे वो नींव? अभी शिवराज सिंह जी ने आश्वासन बहुत दिए हैं, समतलीकरण का आश्वासन दिया है 20,000 रुपए का, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे में 20,000 रुपए में क्या करेंगे लोग? और टिकड़ाए हैं, बड़े हैं, वहां बड़े खड़े में कैसे घर बांधेंगे लोग? जहां काली कपास में धस रहे हैं उन घरों को पैसे रिपेयर फिर से करेंगे लोग? और लोगों को केवल घर में छोटे से 180 चौरस फीट के टिन शेड में खींच कर पुलिसों के द्वारा रखने जा रहे, ये ऐसा तो अभूत संकट का प्रसंग न केवल किसानों पर भूमिहीनों पर भी लाना, ये बिल्कुल अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दखल लेनी चाहिए, समाज ने दखल लेनी चाहिए और शासकों में अगर जरा भी संवेदना बची है तो अभी उन्होंने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए, नहीं तो विरोधी दलों ने राजनीतिक मंच पर और हम हमारे लोक मंच पर आवाज उठाते ही रहेंगे। जैसे अभी अभी निसरपुर में 22 तारीख को हजारों परिवारों ने आवाज उठाई राजनेताओं के सामने। अच्छा, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, 32 साल हो गए हैं, तो आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें देखी हैं, किनके साथ संवाद करना ज़्यादा आसान रहता है, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ? और दोनों का बात के लेके नज़रिया क्या है दोनों सरकारों का? देखिए, ये तो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि कांग्रेस में जिस भी कारण हो एक अवकाश था, तमाम जन आंदोलनों के साथी आपको ये कहेंगे। कांग्रेस ने भी कुछ गलत निर्णय लिए, नहीं ऐसे नहीं, तब हम लोग उनके द्वार पर खड़े रहे। किसी भी पार्टी ने जब भी जहां भी सत्ता पर हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे केरल में, चाहे तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हमने आवाज उठाई और हर जगह विरोधी दलों ने साथ दी। तो भाजपा उस समय जिन जिन मुद्दों पर चिल्लाती थी, आज उन्हीं मुद्दों पर वो खुली पड़ी गई है और आज कांग्रेस की उस संवाद की हमें याद जरूर आती है, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी होते हुए, जैसा मैंने कहा, वो ग्राम सभा के अधिकार का निर्णय लिया, कहीं मछली का ठेका बर्गी के विस्थापितों को दिया, लेकिन इन्होंने तो अब बिल्कुल सच बोलना बंद करते हुए झूठ शपथ पत्रों के साथ साथ हमारी ही बातों को झूठ साबित करना जब जोर शोर से चालू किया और संवादहीनता दिखाई, तो भाजपा को लक्ष्य बनाने के बिना विपक्ष दल हो या विपक्षी आंदोलन हो, दूसरा रास्ता क्या है? पर ये मैं कहना चाहती हूँ कि आखिर जनतंत्र, जन आंदोलनों की जो राजनीति एक गांव को इकाई मानकर उसकी आज़ादी चाहती है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक आज़ादी लेकर चुप नहीं बैठ सकते हैं, उसके तहत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। इसलिए एक बाजू सेक्युलर राजनीतिक दलों का समन्वय, दूसरी बाजू जातिवाद सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए विकास को भी वैकल्पिक विकेंद्रित विकास के रूप में देखना चाहने वाले लोग, समता और न्याय के पक्ष में ही विकास भी होना चाहिए, ये चाहने वाले लोग, और स्वदेशी ही नहीं केवल स्वराज और स्वावलंबन सादगी के साथ लाना चाहने वाले लोग निश्चित रूप से समन्वय के साथ अगर नर्मदा जैसे इतने पुराने मुद्दे पर भी भूमिहीन किसान सबको लेकर आगे बढ़ेंगे और खड़े होंगे, तो विश्व बैंक को चैलेंज करने वाला इस आंदोलन की पूरी जो विकास की अवधारणा पर सोच है, उस सोच को हम मिलकर कुछ आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा उस सोच को कुचलने का, न केवल लोगों को कुचलने का खतरा और जनतंत्र को ही समाप्त करने का खतरा हमारे सामने बना हुआ है।
अच्छा, बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को फंडिंग कहाँ से होती है, तो हमने कहा कि एक बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो बहुत सारे लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि आप फंडिंग की बात मतलब बताएं। देखिए, इस पर तो विवाद हो चुका है और कोर्ट में भी फैसला हो चुका है। अडानी के सीईओ रहे एक व्यक्ति वीके सक्सेना, जो आज खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, उन्होंने घोषित किया है उनके इंटरव्यूज में कि उनकी बड़ी हासिली नर्मदा बचाओ आंदोलन को बदनाम करने की रही है। उन्होंने हमला करवाया था, वो शामिल थे उसमें, जो साबरमती आश्रम के अंदर हुआ था। और जब दंगे के बाद गुजरात के शांति सभा के लिए मैं भी आई थी निमंत्रण मिलने पर, नंदुरबार से ट्रेन में बैठकर, उसकी केस अभी भी चालू है, क्रिमिनल केस है अहमदाबाद के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट्स दी थी उसमें ये एक मुद्दा था। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा लेकर, क्योंकि इस मुद्दे पर उन्होंने दिग्विजय सिंह जी से भी गुहार की थी कि आप कुछ कार्यवाही कीजिए, लेकिन ये करना संभव नहीं था, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का सब कुछ मुख्य कार्य जो है वो तो वहाँ के लोगों के पूरे पैसे इकट्ठे करके, पूरे धान इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठे करके वॉलंटरीली सब जगह से हम चलाते हैं। कभी जो संस्थाएं हैं वो हमको कहीं बड़े कार्यक्रम के लिए या अचानक कभी आने जाने के लिए, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, जरूर खर्च में मदद करते हैं, लेकिन अन्यथा वो तो हर विधायक, हर सांसद, हर नेता करता रहता है जब कॉन्फ्रेंस में जाता है किसी के सहभागी होने के लिए। पर यह निश्चित है कि हम लोग आज भी अपने बलबूते पर हमारे ऑफिसेस चला रहे हैं। हमारी बिल्डिंग जो बड़वानी में बनी हुई है वो भी किसानों ने मुफ्त ज़मीन, मुफ्त ईंटें कुम्हारों ने, मुफ्त लकड़ी आदिवासियों ने, वो भी पुरानी, इस प्रकार से बांधी हुई है जिसमें एक भी पैसा निमाड़ क्षेत्र के बाहर से नहीं आया है। हमारी जीप है वो भी भेंट दी हुई है, और कोई भी किसी कार्यकर्ता के नाम पर नहीं है संपत्ति, सब संपत्ति किसानों के ही नाम पर है, जो कभी भी वो अपने हाथ ले सकते हैं। तो ये बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा था। विदेशी जो पुरस्कार है वो भी हमने नहीं लिए, क्योंकि हम लोगों ने तय किया कि वैसे एक गट्ठा पैसा आने से तो हमारा पूरा चरित्र और पूरी सादगी की प्रणाली ही बदल जाएगी। और वो आज भी हमने दूसरे संगठनों को, ट्रस्टों को दिया। एक हाथ में हम ट्रस्टी है तो भी हम लोग इसमें शर्त डाले हुए हैं कि ये वैकल्पिक विकास के लिए ही खर्च होगा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुलाई 2007 का फैसला आकर यही महाशय जिन्होंने वो केस लगाई थी वो हार भी चुके हैं। तो किसी को कुछ कहना है तो वो खुले रूप से लिखित में भेजे, तो हम उन पर भी दावा लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और है कि वादा था कि 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी, लेकिन वास्तव में 2.5 लाख हेक्टेयर में भी सिंचाई का लाभ नहीं मिला। क्या यह सच है? वो एक फेज की बात कह रहे हैं, बिल्कुल। अभी तो पूरा बांध बन गया है, तो उनको तो जितने लाख हेक्टेयर की करनी थी वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन नहरों का जाल कहाँ तैयार है? उसके लिए तो नहरों का ऐसा होता है ना, मुख्य नहर, फिर शाखा नहर, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका जिसको बोलते हैं, फिर माइनर, फिर सब माइनर, फिर फील्ड चैनल, जो आखिर में फील्ड में पहुंचता है। लेकिन अगर वो जाल तैयार नहीं है तो किसानों को पानी नहीं मिल सकेगा। तो फिर पानी लिफ्ट से उठाकर बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के द्वारा, जैसे ओंकारेश्वर जलाशय से हो ही रहा है, वो देंगे इंडस्ट्रीज को। जैसे क्षिप्रा में ले गए ओंकारेश्वर जलाशय से पानी, वो क्षिप्रा में 5000 लीटर प्रति सेकंड उठाने वाली पाइपलाइन से। अभी गंभीर की पाइपलाइन बनी है, नर्मदा गंभीर, उसमें 15,000 लीटर प्रति सेकंड उठाने वाले। किसानों को मुआवजा भी न देते हुए पाइपलाइन डाल रहे थे, जिसका विरोध करते हुए आज तक इसीलिए वो पाइपलाइन शुरू नहीं हुई है, पर तैयार है, पाइप्स लगे हुए या बाजू में पड़े हुए। तो ये जब नहरों का जाल नहीं बनाते हैं तो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि किसानों को उन्हें पानी नहीं देना होता है। और दूसरी बात, जो नहरों का जाल बनाया तो ऐसा बनाते हैं जैसे नर्मदा में हमारा अनुभव है, खरगोन जिले में, बड़वानी, धार जिले में, कि जहाँ जहाँ निकास की व्यवस्था के बिना नहरें बनी जाती है, जो अभी बहुत सारे देशों में विरोध करने के कारण
बंद पड़ी हुई है या निकालना मना किया है सरकारों ने, ऐसे नहरों में बिल्कुल नहरें ध्वस्त होते हुए, और भ्रष्टाचार अपने देश में कम नहीं है, हर सीमेंट के काम में भ्रष्टाचार होता है, पापड़ जैसे नहरों की लाइनिंग उखड़ आती है और उससे वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन और आजू बाजू की ज़मीन खराब होना ये होता है। कोर्ट ने कितने सारे अच्छे आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, लेकिन उनका पालन नहीं करते। अवैध रेत खनन चलती है, बांध होना ही है तो डूब जाना ही है, तो डूब क्षेत्र में उसके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हमको स्टे दिया है। लेकिन आज जाकर आप देखेंगे तो जिस मार्ग से नर्मदा सेवा यात्रा गुजरी है उस मार्ग पर सबसे ज्यादा अवैध रेत खनन चला है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमले भी लिए हैं, लेकिन प्रशासन चुप है और वो अब तो कह रहा है अब तो पुनर्वास के लिए रेत की जरूरत होगी। पर क्या अवैध कार्य के द्वारा ही पुनर्वास होगा? वो चाहे उजड़ने का कार्य हो, चाहे बनाने का, पुनर्वास स्थल के निर्माण का कार्य हो। और अगर ऐसा है तो जेल में कौन होना चाहिए, किसको अपराधी मानकर सजा मिलनी चाहिए, ये कोर्ट्स ने भी हर स्तर पर तय करना चाहिए। अगर गहराई में देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी कोर्ट 1 मिनट नहीं रुक सकता है। वो कहेगा पहले बांध के गेट्स खोल दो जो 17 मीटर ऊंचाई के हैं, जिसके कारण बांध आज 139 मीटर पहुंचा है, जिसके कारण 214 किलोमीटर तक पानी भरने वाला है और हजारों परिवारों को एक प्रकार की जल समाधि देने की बात है। मंदिरों, मस्जिदों, शालाएं, दवाखानों, धर्मशालाएं, सबके साथ पेड़ पौधे और मवेशी भी प्रभावित होने वाले हैं, तो उसको न डूबने दो न मरने दो। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की आगे की क्या योजना है? हम कल जाहिर करेंगे कि अगला कदम क्या है, क्योंकि हमारा तो जो जनतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया है वो बनी रही है। अभी लोग निर्णय लेने वाले हैं और घाटी का जो पूरा निर्णय होगा वो अर्थात अगला कदम होगा। पर हम कहते हैं कि ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि लोग भाग नहीं रहे हैं। एक आध थोड़े से व्यक्तियों ने अगर अपना सामान लाभ मिलने के बाद अगर हटाया तो वो कोई गैर नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह जी केवल ये ट्विटर पर एक आधा चित्र दिखाते हैं। उनका ही चित्र आप देख लीजिए ट्विटर पर कैसे शेड्स बांधे हैं, और ये हमारे गाँव का चित्र या तो चित्रों में देखे या तो प्रत्यक्ष आकर देखे। मुझे लगता है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये 4 जजेस ने, जिसमें जस्टिस पनाचंद जैन, जिसमें जस्टिस ज्ञानी, जस्टिस मोदी और जस्टिस नागमोहन दास रहे हैं। अभी तो 1.5 साल पहले पूरे घाटी के 12 गांव का दौरा करके अपना रिपोर्ट दिया है, जिसमें पूरी स्पष्ट बात आई है। उसके पहले जस्टिस AP शाह जी 2-2.5 दिन तक उनके जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद हमने बुलाया तो घाटी में आकर देख चुके हैं, और कितने सारे जजेस इसके पहले भी आके गए हैं। उनके रिपोर्ट्स हैं इंडियन पीपल्स ट्राइब्यूनल्स के, कितने सारे इंटरनेशनल पैनल्स आके देख चुके हैं, उनके रिपोर्ट्स हैं इंडियन इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यूनल्स के। और इसके आधार पर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में भी सरकार कैसे गेम ऑफ नंबर्स, आंकड़ों का खेल खेल रही है, ये पूरी बात उजागर हुई है। और स्पष्ट आदेश है कि जमीन, आजीविका, घर प्लॉट और सुविधाएं, ये तमाम चीजें मिलने के बाद ही किसी के भी घर को आप डुबा सकते हैं, तब तक नहीं। ऐसे सरकार की भी तैयारी पूरी हो गई है लोगों को बाहर निकालने की? वो तो बार बार घोषणा कर ही रहे हैं। गेट्स तो बंद इनको 31 जुलाई तक करने ही नहीं चाहिए थे, वो भी कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक खाली करने का कहा, पर उसके पहले टाइम बाउंड पुनर्वास के आदेश भी दिए, समयबद्धता वो स्वीकार ही नहीं सरकार ने। आज भी जो शिकायत निवारण प्राधिकरण के जजेस बैठे रिटायर्ड, मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 1, उनके सामने मध्य प्रदेश में तो 7,000 से अधिक आवेदन है। तो इस सब को खत्म करो, ये कहना है मध्य प्रदेश शासन का। उन्होंने लिखित में दिया और उन जजेस ने आखिर नकारा। पर उन जजेस ने भी कई मुद्दे बहुत गलत किए हैं, पर हाईकोर्ट ने जो GRA की अच्छी विस्थापितों के पक्ष में आदेश और ऑर्डर्स है उसको जबकि अपहोल्ड किया, मंजूर किया, तब और क्या चाहिए। उसके आधार पर जिन जिन को 60 लाख रुपया या 15 लाख रुपए का लाभ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन सब किसानों को भी उन्होंने नहीं दिया है लाभ। उनकी सूचियां भी तैयार नहीं है। ये RTI में मिला हुआ
निर्णय है। अगर गहराई से सुनवाई भी होती है तो एक एक चीज हम पोल खोल जैसी करके बताएंगे। और बैक वाटर लेवल्स का नीचे लाना ही इतना खतरनाक खेल है कि मुआवजा देने के बाद, जैसे धर्मपुरी नगर है, 1387 लोगों को दे दिया मुआवजा, और बाद में अब बोल रहे हैं कि नहीं, नगर बाहर हो गया डूब से। फिर बोले 88, फिर अभी नोटिफिकेशन में 211 है। इनके राजपत्र तक झूठे हैं, और क्या कहें। उनकी सूचियों की पोल खोल हम कर चुके हैं। तो ये तैयारी है सरकार की। और क्या तैयारी है? पुलिस बल लाना या पानी लाना और जबरन लोगों को हटने के लिए मजबूर करना, ये उन्होंने ऊपर के बांधों में भी किया है। सरकारें यही करती हैं। अगर संवेदना समाज में है तो ही निश्चित रूप से हम ये अहिंसक लड़ाई जीत सकते हैं, अन्यथा हिंसक और सशस्त्र आंदोलन की ही राह लेनी पड़ती है। ऐसा एक संदेश देश में चला जाएगा तो कितना नुकसान होगा जनतंत्र का, ये भी समाज ने सोचना चाहिए। हम दवायर के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दवायर के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।